ओके गाइस, हमारा 21 जनवरी को यूसेट का एग्ज़ाम है, जिसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारा जो पेपर होने वाला है, अभी हमारा एग्ज़ाम है, वो किस फॉर्मेट पे आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमारे पास GAT आएगा, जिसमें 2 घंटे मिलेंगे हमें, और उसमें सारी चीज़ें मैंसुरेशन वगैरह सारा रीजनिंग का सब पार्ट आएगा। इस बार क्रिएटिव में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये 2 क्वेश्चन हमें 1 घंटे में करना है। फॉर्मेशन पूरा बताता हूँ मैं। आप जब एग्ज़ाम सेंटर अंदर जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर जाने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पीसी पे आपने जो भी यूज़र पासवर्ड आपने डाला, डालते के साथ ही पेपर आपका चालू हो जाएगा। वहाँ पे साइड में आपको एक क्लॉक नजर आएगी, जिसपे आपका टाइमिंग रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। आप जो 3 सेक्शन होते हैं आपके A B C, उन तीनों सेक्शन में शफल कर सकते हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, अप एंड डाउन कुछ भी कर सकते हैं। 2 घंटे का टाइम आपका मिलेगा पेपर का, और उसी बीच में आपको एक पूरा पेपर करना है। इसका एक ध्यान रहे आपको कि इसमें A, B और C जो ये पार्ट है, A पार्ट का मतलब होता है कि आपको ऑप्शंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आंसर लिखना होगा। इसका मतलब है आपको 100% की श्योरिटी होना जरूरी है उस आंसर के लिए, और वही ज़्यादा ऐसा पार्ट है जो आपका टाइम लेगा सबसे ज़्यादा। बी जो सेक्शन है उसमें मल्टीपल आंसर्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन है जिसके आंसर A D हो सकता है, AC हो सकता है, ACD हो सकता है, मल्टीपल आंसर होंगे। सेक्शन C है जिसमें आपको एक ही आंसर होगा, मल्टीपल ऑप्शन आएंगे और आंसर एक ही होगा। ये दोनों, मतलब ये पूरे तीनों सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ये पेपर सबमिट हो जाएगा। आपका सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे, आपका क्रिएटिव क्वेश्चन खुल जाएगा और आपको वो शीट पकड़ा देंगे। दोनों का जो टाइमिंग है अलग अलग है। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमें 1.5 घंटे पहले ये पेपर अगर सबमिट कर दूं तो मुझे वो 1.5 घंटा उधर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपको 2 घंटे गैट के मिलेंगे, वो पूरा फिनिश होने के बाद फिर आपको क्रिएटिव शीट मिलेगी, ठीक है। अब क्रिएटिव में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, तो उसने ऑलरेडी सिलेबस में समझा दिया है कि 2 क्वेश्चन का मतलब है शायद वो कुछ इस बार सीड के पैटर्न पे देने वाला है ना। बट वो दोनों क्वेश्चन सीड के पैटर्न पे नहीं देगा, एक तो प्रीवियस क्वेश्चन पर रखेगा और एक को वो चेंज करेगा। तो क्या चेंज कर सकता है उसके लिए मैंने पूरा क्राइटेरिया बनाया था आपको बताने के लिए। तो हम आज एक रिवीजन मारते हैं पूरा प्रॉपर। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर है हमारे लिए कि हमारे पेपर में क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। अब बात ये आती है कि इसको स्टार्ट कैसे करें पेपर को। तो मैं गेट पे आता हूँ पहले। गेट में जो मेरा A B C सेक्शन है, उसमें अगर मान लो मैं A में चले जाता हूँ पहले, हम क्या करेंगे, पेपर स्टार्ट होने से पहले एक बार पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया आपके पास, आपको लगा टाइम ले रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। टाइम ले रहा है 3 पे आ जाएंगे, 4 5 6 7, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें टाइम नहीं लग रहा है। और कई बार जो प्रीवियस पेपर हैं उसके बेसिस पे देखा मैंने, डायरेक्ट वो फेसेस काउंटिंग पूछ लेता है पहले क्वेश्चन में। उसका पहला क्वेश्चन इतना इजी होता है कई बार कि हम सोचते हैं कि आगे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन आप ध्यान देना पेपर में कि कुछ कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के बहुत इजी हैं। फेसेस काउंटिंग के पूछ लिए, पिक्चर आइडेंटिफाई के पूछ लिए। जैसे सडनली लास्ट ईयर का पेपर है, उसमें सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वो बहुत इजी है। उसमें गिनना है कि कितने आदमी लोग हैं बार के अंदर, है ना, वो बहुत ईजी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे रैंडमली पूरा। अब पूरा हमने स्टार्टिंग से लेकर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन आते हैं एंड तक हम चले गए, और हमें जो जो क्वेश्चन है हमने उसको फिल कर दिया। यहाँ श्योरिटी का जो आंसर टिक करोगे आप, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए इसके लिए। फिर हम डायरेक्ट सी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सी में हम एक ही आंसर टिक करना है, तो हम डायरेक्ट सी में जाएंगे पहले। फिर सी में सारे क्वेश्चन हमें से हो जाए। अब क्या पेपर जब हम सॉल्व करते हैं ना, उसमें ना क्वेश्चन आपको अट्रैक्ट करता है कई बार कि हम इसी में बैठे रहे हैं, लेकिन आपको टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 घंटे आपके पास, तो आपको बार बार शफल होना है, जो जो आपको आता जाएगा फटाफट आप लोग ऐसे सॉल्व करते चले जाना। जहां लगता है टाइम लग रहा है तो एक बार पीछे जाना, देखना कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो इससे कम टाइम ले रहा हो। मतलब हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग देना है, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा वो हम बाद के लिए छोड़ देंगे। और हम बाद के लिए मतलब उसमें मार्क कर सकते हैं कि हम इस पर होल्ड पे डाला है, हम मार्क कर सकते हैं उसके अंदर। तो आपने बुक मार्क लगा दिया ताकि आप बाद में उसको करोगे, और सबमिट करते जाना हर क्वेश्चन को। जितना आपने लिया आपको लगता है कॉन्फिडेंट है, सबमिट कर देना, ताकि हमें बाद में सोचना ना पड़े उसके बारे में। क्योंकि क्या डिजिटल में पता है 2-3 इश्यूज आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमने लिया ही नहीं, हमने उसको अटेम्प्ट भी नहीं करा,
तो क्या होता है, हमने टिक कर दिया, सोचा बाद में करेंगे, और लास्ट में जल्दीबाजी के अंदर सबमिट हो जाता है पेपर ऑटोमेटिकली, और वो क्वेश्चन होल्ड पर था हमारा और वो हुआ ही नहीं, हमने लिया ही नहीं उसको। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो क्वेश्चन कम टाइम ले रहा है उसे पहले करना है, जो क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है उसे पीछे छोड़ते जाना। अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें आपको सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ निकालनी थी। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें पता है और ये पता है कि वो टाइम ले रहा है, और कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमें पता नहीं है कि सही जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन टाइम लेगा। लेकिन अगर आपको ये श्योरिटी है क्वेश्चन के अंदर कि यार भले टाइम ले ले लेकिन आंसर परफेक्ट आएगा, उसमें टाइम निकालना है अपन को, उसमें टाइम देना है अपन को। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सेक्शन ए में जब पास होंगे तो बाकी पूरा पेपर चेक किया जाएगा। तो हमें सेक्शन फर्स्ट वाले पेपर को बहुत ढंग से करना है, पहले भिड़ते ही आपको वो करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो ए सी डी वाला जो पैटर्न है उसमें पहले स्टार्टिंग में ही आपको ए पकड़ना है, क्योंकि वो हमें पास करेगा, तब हमारा क्रिएटिव चेक होगा। क्योंकि अगर हमें ए में पास नहीं होते हैं तो हमारा क्रिएटिव भी चेक नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ क्या करना है, मतलब आपको पहले इतने मार्क्स बटोर लेने ए सेक्शन में कि आपको ये कॉन्फिडेंट हो जाए कि इसमें मैं पास हो रहा हूँ, फिर आप डायरेक्ट बी पे सी पे चले जाना, फिर बी पे आना। क्योंकि बी में एक्चुअली क्या है, मल्टीपल आंसर है। मल्टीपल आंसर मतलब ये श्योरिटी नहीं है उसका मल्टीपल आंसर हो ही सही, लेकिन हमें ये तो पता है कि मल्टीपल आंसर टिक करना है, तो बहुत हर ऑप्शन को बार बार टैली करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। तो हम ए करेंगे पहले सेक्शन है, क्योंकि ए कंपलसरी है हमारे पूरे पेपर के लिए। हम वहां आराम से टाइम निकालेंगे, क्योंकि हम पूरा पेपर सॉल्व करते हैं और ए में फेल हो गए तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। हमें ए में पास होना है सबसे पहले, क्लियर। अब ए में ये जरूरी नहीं है कि पूरा पेपर मेंसुरेशन का है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार मेंसुरेशन के क्वेश्चन उन्होंने कहीं और भी डालने हैं पेपर के अंदर। तो हमें हो सकता है कि वो सी में भी डाल सकता है, बी में भी डाल सकता है, कि श्योरिटी नहीं कि वो ए में डालेंगे। और क्वेश्चन को घुमा घुमा के भी दिया है कई बार उन्होंने। तो और मेंसुरेशन, खाली मेंसुरेशन नहीं आ रहा, उसके अंदर फेसेस काउंटिंग आ रहे हैं, रोटेशन आ रहा है, कई सारे टॉपिक आ रहे हैं उसके अंदर, वो हमें आराम से मार्क्स दिला सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये टाइम लग रहा है और ये 100% सही कर सकता हूँ, पूरी ताकत से सॉल्व करना उसको, ठीक है। एक एक क्वेश्चन से हम पास हो सकते हैं, ठीक है। एक सेक्शन कर लिया, सी सेक्शन में गए, फिर क्लियर है, ए सी बी क्लियर, यहाँ कोई डाउट है। अब आते हैं क्रिएटिव के ऊपर। क्रिएटिव में हमें ये पता है कि एक साथ इस बार हमें 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं और दोनों क्वेश्चन में कंपलसरी करना है। तो क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आए भले आपके पास, आप उसकी चेकलिस्ट बनाना सबसे पहले कि मुझे इसमें डालना क्या है, मुझे दिखाना क्या है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पैराग्राफ देते हैं, उसको पढ़ के समझना जरूरी है कि क्या एग्जैक्टली बनाना है चेकलिस्ट। अब क्या है, हमने मार्किंग इवोल्यूशन पहले देखा था, तो मैं मार्किंग इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम 2023 का पेपर देखते हैं, लास्ट ईयर का पेपर हम देखते हैं, इस पेपर में लास्ट क्वेश्चन पे जाता हूं मैं डायरेक्टली। अब हम देखेंगे यहां पर, मैं पहले पेपर सॉल्व नहीं कर रहा, मैं पहले ये देख रहा हूं कि कहना क्या चाहता है। इसने मैंने मुझे बोला कि आपको पेंसिल कलर से बनाना है, कलर यूज ही नहीं करना है आपको, तो आप भी ध्यान रखें कलर यूज करना ही नहीं है। इसने पहला क्वेश्चन दिया, आपको ऑप्शन दिया है कि मैं आपके मार्क्स देने में ये चीजें चेक करूंगा और फिर मार्क्स दूंगा, और ये क्वेश्चन 60 मार्क्स का है और 6 इसने पॉइंट दे रखे हैं मार्क्स देने के। इसका मतलब है हर एक के 10 मार्क्स होंगे, क्लियर होंगे। अब इसने बोला ऑब्जर्वेशन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर मैं समझाता हूं कि ऑब्जर्वेशन मार्क्स कहां देगा ये। तो ये नंदू वाला क्वेश्चन है जिसमें नंदू एक ऑनलाइन डांस कंपटीशन और डांस क्लासेस या कोई टेस्ट दे रहा है, वो उसके पीछे मम्मी वगैरह बैठी हैं। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन का ये पार्ट है कि इस पूरे सीन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहलाता है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहलाता है कि यार किसी ने मुझसे बोला आपने क्या ऑब्जर्व करा, डायरेक्टली मैंने आपको समझो ये पढ़ने के बजाय मैंने सुना दिया पूरा सीन, और लास्ट में मैंने लिखा विजुअलाइज एंड ड्रॉ द होल सिचुएशन इन इफ यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर विटनेसिंग द सीन, ठीक है। अब मैंने पूरा सीन पढ़ा, अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, टेबल पर बैठ के, उसकी मम्मी उस लैपटॉप के पीछे है, शायद वो किचन में हो सकती है, क्योंकि अगर टेबल पर बैठ के एग्जाम दे रहा है तो शायद डाइनिंग टेबल हो सकती है, क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, इसकी पैट है पोगो,
और इसमें मेंशन किया है काफ़ी सारी चीज़ें, लैपटॉप कैप्ट ऑन द टेबल, तो ये स्पेसिफाई है कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठा होगा। डाइनिंग टेबल नियर बाय किचन के आसपास होती है। तो अगर मान लीजिए मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक बंदा, एक स्टूडेंट है नंदू, यहाँ बैठा है, लैपटॉप लेके बैठा है, उसकी मम्मी पीछे है, डांस कर, मतलब वो खड़ा है शायद, क्योंकि डांस का दे रहा है एग्जाम शायद, आई थिंक डांस एग्जाम। तो मेरे को लगता है डांस एग्जाम है, तो टेबल नहीं होगी, लैपटॉप रखा होगा और मैं कुछ एक्सप्रेशन करूंगा, व्हाटएवर जो भी होगा, और मम्मी पीछे बैठी होगी, तो मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ, ऐसे मम्मी कुछ कर रही होगी, करेक्ट। अब उसने सिचुएशन बता दी कि टेबल पे क्या है, कैसे है, कैसे है। फिर उसने ये बताया कि आप उस सीन को देखने के लिए जमीन पर बैठे हो और आप देख रहे हो। तो मैंने थोड़ा, अच्छा मैं जमीन पर बैठा हूं, तो मैंने जमीन पर बैठकर, यू आर मतलब मैं, विजुअलाइज द ड्रॉ होल द सिचुएशन इफ यू आर सिटिंग इन द, अब नंदू से मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं, मैं नीचे बैठा हूं, तो मैं नीचे बैठ के मुझे क्या दिख रहा है मैं वो ऑब्जर्व करूंगा, ऑब्जर्व। अच्छा नंदू डांस कर रहा है, एक टेबल है, उसकी मम्मी दिखाई दे रही है, मैं नीचे बैठा हूँ और नीचे से पूरा सीन देख रहा हूँ। तो मेरा पार्ट ये है कि क्या मैं उसको ढंग से ऑब्जर्व करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। और मैंने ऑब्जर्वेशन में क्या क्या डाला, किचन का सीन था तो पीछे किचन का सीन दिखा दिया, जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ डिटेल, वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है कि उस रूम में क्या क्या चीजें ये आपने ऑब्जर्व करी। जैसा मैंने बोला, अच्छा अपन मॉल गए थे, आपने ऑब्जर्व किया? नहीं सर, आपने वो ऑब्जर्व नहीं करा। अच्छा अपन मेले गए थे, वहां एक स्टॉल लगी थी, देखा? नहीं आपने, क्या ऑब्जर्वेशन तुम्हारी, दिखा नहीं तुमने? ऑब्जर्वेशन क्या आपने सीन के अंदर क्या देखा, उसकी मैंने चेकलिस्ट बनाई है, जो चेकलिस्ट आपके पास है अभी, उसकी इंडिविजुअल मैंने स्केच आपसे इसलिए बनवाया कि जब उस सीन को रियलिटी फॉर्म में दिखाना होगा एग्जैक्ट, तो आप उसमें क्या करोगे, पॉट बना दिया, मम्मी किचन के अंदर है तो प्रेशर कुकर रख दिया, मम्मी डांस करी तो मम्मी ने अपने डांस साड़ी यूं फंसा रखी है ना, समझ आ रहा है? और तो ये सीन आपको दिखाने पड़ेंगे, सब कुछ दिखाना पड़ेगा, टेबल पे क्या है, टेबल का कलर क्या, चेयर वगैरह है कि नहीं, कारपेट है कि नहीं, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। उस सीन में क्या ऑब्जर्व करा, नोटिस क्या किया आपने, क्या नोटिस करा आपने उस सीन में, क्या आप नोटिस लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन समझ में नहीं आएगी आपको, ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक नोटिस कर लो कि आपने क्या नोटिस करा, ठीक है, क्लियर है? तो इसके 10 मार्क्स हैं जो आपकी लिस्ट मैंने बना के दी है आपको, और उसकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस जरूरी है। और मैंने जो आपको लिखित में दिया है कि आपको ऐसा करना है, इसका मतलब है अगर मैंने सोफा बोला है तो आप एक ऐसा सोफा लर्न करो जिस सोफे को कहीं पर भी पुट किया जा सकता है, शोरूम पे, घर के, हर कहीं पर भी, और थोड़ा बहुत चेंज करके उसे मॉडिफाई करके सेट किया जा सकता है। फिर मैंने बोला फ्लावर पॉट, तो 2-3 टाइप के फ्लावर पॉट लर्न कर लो, वॉल क्लॉक है वो लर्न कर लो, जो आपको रियल सीन में डाल सकते हो, रियलिटी। देखो सीन के अंदर मैंने बोला डेंस दिखाना है, डिटेलिंग दिखानी है, लेकिन इसका ये मतलब है जबरदस्ती उसे भरना नहीं है उस सीन को, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस भी है, अभी आगे बताया उसने, आगे उसमें बता रहा है वो, ठीक है। तो आगे उसमें क्या बताया उसने, आगे वो बता रहा है इमेजिनेशन, उसने बोला ऑब्जर्वेशन, इट मींस मैंने नोटिस कर लिया, अब मैं इमेजिन करूंगा नीचे बैठकर। इमेजिन का मतलब है कि मैं इमेजिन करूंगा होराइजन कहां होनी चाहिए, ठीक है, होराइजन कहां होनी चाहिए, वैनिशिंग पॉइंट कहां होने चाहिए। होराइजन मैंने मार्क कर ली क्योंकि नीचे बैठा हूं, मैंने सीन पूरा मार्क कर लिया, कैसे, टेबल किधर आ रही है, किधर क्या, इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मैं वहां होता तो मुझे ये दीवार नजर आती, इधर गेट होता, इधर ये रखा होता, टेबल यहाँ होती, मम्मी पीछे होती, इमेजिन, मैं सीन को क्रिएट कर रहा हूं। इमेजिन मतलब सीन क्रिएट करना है, अपने इमेजिनेशन के अंदर बनाना है, लिख लो इस पॉइंट को, लिखना चाहो तो, मैं सीन क्रिएट कर रहा हूं, इमेजिन करूंगा उसे मैं। इमेजिन मतलब कल्पना, मतलब मैं कल्पना कर रहा हूं कि शायद मैं वहां हूंगा और मुझे वो ऐसा दिखेगा, मैं कल्पना कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं। तो उसने जो अपन ने लिस्ट बनाई थी, चेकलिस्ट बनाएंगे जो मुझको दिखाना है। अब जो चेकलिस्ट इस क्वेश्चन में दी गई है, चेकलिस्ट मतलब अपन को क्या क्या डालना है, वो चेकलिस्ट है। एक चेकलिस्ट और होनी चाहिए जो हमको उसमें डालना है एडिशनल, जिसके ऑब्जर्वेशन के मार्क्स हैं, तो दोनों मिला के उसके अलग से मार्क्स हैं। मतलब ये जो है नोटिस, इसकी लिस्ट बनेगी लंबी चौड़ी, ये मेरे को सीन में डालना है। दूसरा इमेजिनेशन, मैं कहां बैठकर वैनिशिंग पॉइंट ले रहा हूं, हॉराइजन कहां ले रहा हूं, वॉल कैसी होगी, टेबल कैसे होगी, फर्नीचर कैसा होगा, फ्लोर कैसा होगा, उसी चीज को मैं यहां पे करके बताऊंगा और टेक्निकल ढंग से। ये मैंने लिस्ट बना ली, अब इसी लिस्ट को इमेजिन कर रहा हूं कि ये कहां कहां होगी। जैसे मैं घर का सामान लेकर आया, ग्रोसरी,
सामान लेकर आ गया, अब मेरे पास ये बैग में सामान रखा हुआ है, मैगी का पैकेट यहां रखा हुआ है, समझ आ रहा है, और अंडे की ट्रे फ्रिज के ऊपर आ गया। तो मैंने लिस्ट बना ली है, अब उस लिस्ट को इमेजिन कर रहा हूं कि कहां डालूं टेक्निकल ढंग से, होराइजन, वैनिशिंग पॉइंट, पर्सपेक्टिव, शैडो, लाइट, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल जो मैंने आपको सिखाया, लेआउट वगैरह, पर्सपेक्टिव सारा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इमेजिन करना है, इसको प्लान करना है। सिलेक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉम्पोजिशन कहां बैठा हूं, सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सोफा कैसा लिया आपने, आपने फर्नीचर कैसा लिया है, दीवार कैसे दिखा रहे हो, कर्टन कैसे दिखा रहे हो, ऑब्जेक्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां पे किसको कैसे रखना है, कितना बड़ा है। जैसे कल रोमिशा ने सोफा के पास में स्टूल रखा, स्टूल के पीछे उसने वो लाइट डाल दी, जम नहीं रहा है वो जबरदस्ती का लग रहा है, ऐसा लगा घर में बहुत सारा एक्सेस में सामान था और ये कहीं एडजस्ट नहीं होता, उसको पीछे लगा दिया। कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये कैसे प्लान करोगे आप, क्या सिलेक्शन होगा आपका चीजों का, कुछ भी नहीं डाल सकते। 60 मार्क्स 10 मार्क्स दे रहा है वो केवल आपके सिलेक्शन के। देखो एक ही चीज के मार्क्स मिल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, कॉम्पोज। मतलब अगर मैंने सोफा लिया है तो सोफा का सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट, पोजीशन, मतलब सिलेक्शन पहले तो कि मैंने सोफा कौन सा लिया, फिर उसे कहां रखा और कैसा दिख रहा है, पर्सपेक्टिव, होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो फिट हो रहा है, मतलब एक सोफे के ही ऊपर सब कुछ देख रहा है वो, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइंस, इट मीन स्किल्स, ये डायरेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइंस इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहां पे मेक द पेंसिल स्केचेस लिखा है, स्केचेस, लेकिन यहां पे लिखना चाहिए था क्वालिटी ऑफ लाइंस, ब्लेंडिंग, शेडिंग, लेकिन ब्लेंडिंग एंड शेडिंग किसी पर्टिकुलर टर्म्स के अंदर आती नहीं है, तो डायरेक्टली लिखा है क्वालिटी ऑफ लाइन, मतलब टोटल स्किल्स, हैचिंग, ब्लेंडिंग, स्ट्रेट लाइंस, कर्व लाइन, एलिप्स, ये टोटल सब काउंट हो गया इसके अंदर, क्योंकि विदाउट लाइन इट कैन बी पॉसिबल टू डू द रेंडरिंग, ब्लेंडिंग, हैचिंग, क्रॉसिंग, क्योंकि सब चीज लाइन से ही बनती है। पहले सिंगल लाइन हुई तो वो टारगेट बन जाती है, 4 लाइन खींचता हूं तो हैच बन जाता है, मल्टीपल लाइन होती है तो ब्लेंडिंग हो जाती है, और कंटिन्यूस लाइन चलती है रैंडमली स्पीड के अकॉर्डिंग, वो ब्लेंडिंग हो जाती है। तो मतलब ये क्वालिटी ऑफ लाइंस, मतलब ये सब कुछ डाल दिया इसने, हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ ड्रॉ करना है, क्या करना है, इसका मतलब सब कुछ करना है एक्सेप्ट द स्मजिंग। हमें स्मजिंग नहीं करनी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, स्मजिंग नहीं करनी है, मार्क्स कट जाएंगे इसमें बहुत ज्यादा। प्रेजेंटेशन, ओवरऑल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ये प्रेजेंटेशन जो शब्द है ना, ये आ रहा है कि आपने उस शीट के ऊपर बॉर्डर बनाया है ना, आप कहां से देख रहे हो, कैसा दिख रहा है सीन, कोई सीन दो मुझे इंटीरियर का, मैं आपको समझाता हूं। हाँ करेक्ट। अब जैसे मान लो मैंने ये इंटीरियर का सीन लिया है, इस इंटीरियर के सीन में प्रेजेंटेशन की बात करता हूं मैं। प्रेजेंटेशन, आउटलाइन, बॉर्डर्स, करेक्ट, ये आपने जो ये बनाए हैं सिलेक्शंस, ये अप एंड डाउन, ये ऊपर नीचे कुछ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा सही करना है आपको। मतलब ओवरऑल पूरी इसकी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब मैं एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा फ्लोर बनाया, बोर्ड है, सूट पहन कर आया हूँ, टाई पहन के आया हूँ, और ये मेरी प्रेजेंटेशन है। हाय गाइस, ये मेरी प्रेजेंटेशन है ना। अगर आप इसी को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो, अगर कोई फोटोग्राफर है और उसको फोटोग्राफी में पिक्चर क्लिक करिए, उसे फ्रेम कराएगा, दीवार पे अच्छे से लगाएगा, वो उसकी प्रेजेंटेशन है। कोई अगर खाना बनाता है तो कपड़ा लगाएगा, अच्छे से ट्रे में रखेगा, 2 चम्मच साइड में रखेगा, ऐसा, ये प्रेजेंटेशन है ना। उसको जमाना डेकोरेटिव पर्सन, उसके प्रेजेंटेशन। अटेंशन ऑफ द डिटेल्स, अटेंशन ऑफ द डिटेल, ये यहीं की बात कर रहा है, यहीं की बात कर रहा है। ये तो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट था, जो चेकलिस्ट बने अपन में, चेकलिस्ट को अटेंशन ऑफ डिटेल में डालते हैं। अटेंशन ऑफ डिटेल्स मतलब वॉल क्लॉक बनाओ तो उसकी डिटेल पे ध्यान देना कि वॉल क्लॉक लगनी चाहिए। ऐसा नहीं हो 12 है और आप उसमें 14 नंबर डाल दो, वो आपकी डिटेलिंग पे ध्यान देगा, वो कह रहा है मैं ध्यान दूंगा आपकी उस पे। आपने 2 बड़े सोफे डाल दिए तो वो ध्यान देगा, गलत है ये। अगर आप टेबल बनाइए, टेबल के आपके स्टूल के लेग्स क्रॉस नहीं जाने चाहिए, वो खड़ा होना चाहिए। अटेंशन ऑफ द डिटेल्स,
तो जो डिटेल आपने करी है उस पर मैं ध्यान दूंगा बहुत ज़्यादा। अगर आपने फ्लावर पॉट बनाया है तो फ्लावर पॉट का फ्लावर उसके अंदर उसके बैलेंस में लगना चाहिए, ऐसे नहीं एक टेढ़ा जा रहा हो, वो टिकेगा कैसे, वो बाहर गिर जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर पॉट है तो फ्लावर पॉट अगर फ्लावर में फ्लावर डालूंगा मैं, उसके एलिप से टच होता हुआ जाना चाहिए फ्लावर, ताकि वो आपने 20 सेंटर पे तो किसका सपोर्ट मिल रहा है उसको। मेरे पास समझ में आ रही है? अगर आपने कारपेट बनाया तो कारपेट को कारपेट जैसा लगना चाहिए, उसकी डिटेल पे ध्यान देगा। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं हर सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहा हूं क्रिएटिव के अंदर। लेकिन यहां हम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं सीड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं तो हम उसको देखते हैं कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देगा, क्या नोटिस कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, हम जब प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम करेंगे, क्योंकि वो मुझे लगता है मे बी एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग का सब्जेक्ट दे सकता है इस बार वो, लेकिन प्रोडक्ट डिजाइनिंग के साथ साथ मुझे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आ रहे हैं इस बार जो यूसीड हमें दे सकता है। एक तो मैंने सीन का डिस्कशन कर लिया आपसे, जो हो सकता है चांसेस ज्यादा है क्योंकि अब तक वो 4 साल में सीन दे रहा है, तो मुझे लगता है वो देगा, क्योंकि अभी उसमें सिर्फ इतना सा वेरिएशन आया, हाफ एन आवर का क्वेश्चन जो हम करते आ रहे हैं और दे ही रहा है। अब हाफ एन आवर उसने ऐड किया है और एक क्वेश्चन और ऐड किया है। अब वो हम लोग सीड की तरफ जाते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि क्या दे सकता है ये। मेरे पास समझ में आ रही है? अब हम जा रहे हैं सीड के पास, क्योंकि मुझे लग रहा है, जहां तक मेरा आइडिया है कि ये सीड में से देगा। ठीक है, सीड 2022 का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये वाला एक क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन है। अब मैं एक एक करके इन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपको, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि वो क्या दे सकता है। सीड में एक इन्होंने क्वेश्चन दिया जिसमें इन्होंने सेम चीज यू सीड से टच कर रही है, इसलिए दैट्स व्हाई मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसने बोला है कि एक मुझे आरटीपीसीआर और जो टेस्ट कराते हैं उसका बूथ जो बनता है ना, ये वो क्वेश्चन है। तो ये वही सीन वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे उससे मैच खा रहा है। एक और चीज, ये ना इनकम्प्लीट, एक्चुअली 2016-17 में जो पेपर आते थे सीड के, उसमें कई बार इनकम्प्लीट सीन या डूडल देता था वो, जिसमें उन्होंने 4-5 ब्लॉक दे दिए या फ्रेम दे दिए और कुछ इनकम्प्लीट सीन छोड़ दिए या डूडल बना के दे दिया आपको, वो सीन आपको कंप्लीट करना होता था। तो ये उस पर भी जा सकता है, ये कॉमिक स्ट्रिप पे भी जा सकता है, क्योंकि एक नया कंसेप्ट आया डिजिटल कॉमिक्स। तो वो डिजिटल कॉमिक्स बहुत एक्टिव सब्जेक्ट है, उस पर आपको स्ट्रिप बनाने को दी जा सकती है, क्योंकि कॉमिक का पार्ट अगर बात करेंगे तो वो आपकी गेम डिजाइनिंग से भी रिलेटेड होता है, एनिमेशन से भी रिलेटेड होता है। गेम डिजाइनिंग इसलिए होता है क्योंकि गेम डिजाइनिंग का पीछे एक स्टोरी बेस होती है कि हम कोई रेस लड़ने जा रहे हैं या हम कोई युद्ध करने जा रहे हैं कि ज़्यादा इतने वो है, तो एक स्टोरी होती है उसके पीछे। तो ये कॉमिक स्ट्रिप की दे सकता है, 4-5 कॉमिक स्ट्रिप दे सकता है, जिसमें अगर आपको पहले कुछ उसमें कंटेंट दे देगा और आपकी शीट के ऊपर फ्रेम बने होंगे, उसे कंप्लीट करने को हो सकता है। ठीक है, विजुअल आइकन, इंफॉर्मेशन डेस्क, क्राफ्ट, एक्चुअली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुंबई में चाहे निफ्ट हो, चाहे नेहरू आर्ट सेंटर हो, चाहे कोई एग्जीबिशन हो, चाहे आईआईटी का कोई इवेंट हो, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, या काला घोड़ा एक्टिविटी हो, यहाँ पे क्या होता है, साइनेज लगते हैं कई सारे, बहुत सारे। तो ये इवेंट मैंने पर्सनली भी अटेंड कर रहे हैं और मैंने देखा है कि वहाँ बहुत ब्यूटीफुल टाइप के साइनेज यूज होते हैं। जैसे कोई मान लो कोई फेयर बना है, कोई एग्जीबिशन लगी है, कहीं कुछ लगा है, तो ये ना बहुत एग्जीबिशन के लिए विजुअल आइकन यूज करते हैं कि यार चिल्ड्रन जोन किधर है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं, दे वांट समथिंग कि मेरा बच्चा, मैंने देख लिया कि यहाँ कुछ मेरे काम की चीज़ है, उसके बाद बच्चा मेरे साथ आया तो थोड़ा सा एंजॉय कर ले, वो बलून फुला के नहीं, वो ऊपर जाते हैं, नीचे खेलते हैं, कुछ ट्रेन वगैरह होती है, तो उससे क्या होता है, बच्चा भी बिजी रहता है और पेरेंट्स को भी एक टाइम मिल जाता है कि हाँ चलो ठीक है, सैटरडे संडे फ्री थे, वहाँ घूम कर आते हैं, थोड़ा एंटरटेन भी होगा और देख आएंगे सर। तो वहाँ पे क्या होता है, चिल्ड्रन जोन के लिए एक विजुअल आइकन होता है, गेम जोन होता है, क्राफ्ट जोन होता है, इंफॉर्मेशन डेस्क। ये वो चीज़ है, जब मान लीजिए मैं किसी एग्जीबिशन सेंटर में एंटर कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा सा होटल है, उसमें मैं एंटर कर रहा हूँ, तो एक रिसेप्शन काउंटर होगा और उसमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखा होगा रिसेप्शन, लेकिन हो सकता है रिसेप्शन नहीं लिखा हो, है ना। तो वो क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कुछ चीजें डिजाइन करते हैं, उस इवेंट से रिलेटेड रहता है वो। फिर मैं आगे गया तो रजिस्ट्रेशन काउंटर लिखाएगा, फिर मैं आगे गया वाटर या
जो फैसिलिटीज वगैरह होती हैं, वॉशरूम वगैरह कहीं जाना तो वो अलग से होते हैं, हर जगह के लिए साइनेज बनाए जाते हैं, तो वो साइनेज की हमें प्रैक्टिस होनी। और साइनेज वाले क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है सीड में, तो मुझे लगता है कि ये 3 से 4 बार रिपीट हुआ है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आ सकता है साइनेज, क्योंकि साइनेज को इन्होंने वेक्टर के साथ कनेक्ट किया, तो इन्होंने क्या करा, एक पर्टिकुलर बड़ा टॉपिक लिया, उसमें थोड़े थोड़े टुकड़े करके इन्होंने क्वेश्चन दे दिए। जैसे इस बार उन्होंने साइनेज दिया, एक बार उन्होंने वेक्टर फॉर्म पे उन्होंने प्लांट्स वगैरह दिए, तो प्लांट्स के वेक्टर फॉर्म नहीं बनाने थे, तो ऐसे इन्होंने क्वेश्चन देता है ये एक्चुअली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि ये काफी बार आ चुका है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, ये क्या करता है, आपको कोई रेफरेंस देगा, चाहे वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। एक्चुअली बिल्डिंग देना, इसलिए बिल्डिंग से आयन बनाना है, प्रेस, तो एक बच्चा ये सोच नहीं पाता यार बिल्डिंग से आयन कैसे बनाऊं, हमें ये देखना है कि इसका जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स है हमें वो रेफर लेना है। नॉर्मली आपको आयन लेनी है, आयन के अंदर ये चीजें आपको उसमें ऐड कर देनी है, दैट्स इट। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का टॉपिक है, रेफरेंस इंस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स होता है ये, इसको इंस्पिरेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। सच एज मान लो मैंने आपसे आके बोला कि डॉल्फिन है, डॉल्फिन के रेफरेंस से कुछ बनाना है, तो मैंने डॉल्फिन के रेफरेंस से मसाजर बना दिया, याद है, तो उसमें एक डॉल्फिन आती है, उसके पीछे बॉल लगी होती है, वाइब्रेट करती है। डॉल्फिन इसलिए क्योंकि वो मूव करती है, उसको पकड़ के पीछे बैक पे मसाज कर सकते हैं और वो ब्यूटीफुल भी दिखती है, तो मैंने डॉल्फिन से मसाजर बना लिया। ऐसे रेफरेंस दे सकते हैं आपको, और रेफरेंस से आपको कुछ बनाने को आ सकता है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और था कि उन्होंने एक प्लास्टिक की बोतल दी है और बोला इसके रेफरेंस से आपको टिफिन बनाना है। टिफिन मतलब वो उसके साथ का कपल है एक्चुअली, मतलब उसके साथ का कंपैटिबिलिटी मैच खानी चाहिए उसकी। तो हम इंस्पिरेशन में क्या ले सकते हैं, उसका कलर ले सकते हैं, उसका टेक्सचर ले सकते हैं, उसका थोड़ी बहुत फॉर्म्स ले सकते हैं और वो बना लेंगे। क्लियर? तो इंस्पिरेशन प्रोडक्ट हम कर चुके हैं इस पे काम। तो अगर इसके लिए भी मेन इंपॉर्टेंट है कि पिंटरेस्ट पे जाके बहुत सारा डेटा देखो, आपके माइंड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अगर आपने देखा नहीं तो बना नहीं पाओगे। अगर आपने आयन नहीं देखी डिफरेंट टाइप के, आपने शूज नहीं देखे, आप मतलब और आपकी रेंज के आसपास आएंगे, आपने टैप नहीं देखा, जैसे एनआईडी ने एक टैप दिया था कि एक बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए आपको टैप डिजाइन करना है। तो मेनली ये है कि आपको आपके आसपास की चीज, अगर हेलमेट बनाने का तो हेलमेट को डिजाइन करने के भूल सकते हैं। तो जो आपके आसपास है, एक 11-12 के बच्चे के जो आसपास रेंज में चीजें होती है ना, उसको मॉडिफाई करने को बोल सकते हैं हम, स्पेशली वही बोलेंगे जो उसके आसपास है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें छुपी हैं, काफी सारी चीजें समझ नहीं आती कि क्या है कैसे है। अब इसको समझ लेते हैं बेसिकली क्या है। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर, मैं इसीलिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाए। मुझे लगता है डिजाइनर सब्जेक्ट का इनोवेशन इसलिए हुआ बिकॉज हम लोग लाइफ एंजॉय करते हैं, लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते भी हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपने पर्सनल चीज़ों को भी देखने की रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं एक ट्रेन में जा रहा हूँ और इतना क्राउड है तो मैं ये देखूंगा यहाँ मुझे पर्टिकुलर क्या चीज़ महसूस हो रही है। ड्रॉबैक क्वेश्चन ही कहता है, पूरा सीन आप एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है ये। इन द स्पेस प्रोवाइड द आंसर 10 यूनिक डिजाइन प्रॉब्लम्स और द अपॉर्चुनिटी इन दिस सिचुएशन। इसने एक एग्जांपल भी दिया है, यहाँ एग्जांपल देखिए, इसने बताया कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। आप पढ़ो एक बार। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज क्राउड और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ सीट आर नॉट डिजाइन प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये चीज चाहिए आंसर में, लार्ज क्राउड और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ सीट आर नॉट डिजाइन प्रॉब्लम्स। हमें इसमें वो चीज ढूंढनी जो डिजाइनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्राउड ज्यादा है और सीट की अवेलेबिलिटी कम है, तो ये डिजाइन प्रॉब्लम नहीं है। ये एग्जांपल दिया है इसने, फॉर एग्जांपल। तो ऐसे आपको और भी बनाने हैं। मेरे पास समझ में आ गई? सोचो, अब इसका एक एग्जांपल आपके सामने, दूसरा आप बताओ खुद क्या कहना चाहता है ये। इसमें जो चीज बताई दी है ना उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है, लार्ज क्राउड है यहाँ पर और सीट की लेस अवेलेबिलिटी है। ये डिजाइन प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो लिखना है जो डिजाइन प्रॉब्लम नहीं है, वो लिखना है हमें। और बताओ क्या हो सकती है।
मैनुअल रिजर्वेशन और मैनुअल रिजर्वेशन और प्लेटफॉर्म एंट्री। क्योंकि प्लेटफॉर्म के अंदर जो एंट्री दी जाती है, ये चीज एयरपोर्ट पे नहीं होती है, क्योंकि एयरपोर्ट पे मेन गेट पे वो इंसान अंदर एंट्री करता है जिसके पास टिकट है। तो अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे जो क्राउड आता है, वो क्राउड प्लेटफॉर्म के अंदर आने से पहले रोक दिया जाए तो ये चीज होगी नहीं। दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म एंट्री, मैनुअल रिजर्वेशन, दिस इज नॉट अ डिजाइन प्रॉब्लम। ये डिजाइन प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मुझे और आंसर चाहिए। आगे बात समझ में? क्योंकि डिजाइन प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसमें? कोई डिजाइन प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। अब क्राउड ज्यादा है, बतानी है। जैसे तो एग्जाम्पल क्यों दिया फिर उसने ऐसा? तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? हाँ, वो एक डिजाइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो वैसे हमें सॉल्यूशन चाहिए। आपकी वो भी तो है चढ़ने का, हाँ वो डिजाइन प्रॉब्लम है। हाँ, और सर गेट अपन थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। गेट बड़ा कर सकते हैं, जैसे लोकल में होता है। और वहाँ पर लोगों के लिए तो सीट्स कम हो जाती है ना। हाँ, और लोगों की चढ़ने के लिए बीच में एक लाइन लगा देनी थी ताकि वो मतलब एक लाइन इधर हो एक लाइन इधर हो। हाँ, डायरेक्ट यूं जाए। और ये तो उतरने का हो, और ट्रेन में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ये उतरने का ही है। स्पेसिफाई होना चाहिए। बस में नहीं होता है, लोकल बस में होता है कि पीछे से उतरना होता है, आगे नहीं, आगे से उतरना होता है, पीछे से चढ़ना होता है। ट्रेन में तो ये होता है ना कि आगे से उतरते हैं, पीछे चढ़ते हैं। आगे जो ट्रेन है आगे जो डब्बा है उस पे इधर वाली तरफ के लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, और जो इधर वाला गेट है उस पे इधर वाले आते हैं। चलो आप एक काम करते हैं, पहले सोचो, फिर एक एक पूछते हैं। पर वो चीज और जो बैग जो ये बैग है ना, इसके लिए एक अलग स्टोरेज वो होना चाहिए, वहां पर ही सारे बैग रखे। बहुत हेक्टिक हो जाएगा। दिस इज नॉट अ डिजाइन प्रॉब्लम। मतलब डिजाइन प्रॉब्लम ऐसी सॉल्यूशन ऐसे करने चाहिए जो थोड़े बजट में हो। देखो, प्लेटफॉर्म पे अंदर आना वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जो प्लेटफॉर्म पे अंदर एंट्री होती है वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर, हाँ, डिजाइन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये और सर लोकल ट्रेन्स में क्योंकि पैसेंजर जाते हैं, इस फोटो में सारे पैसेंजर्स ही हैं। नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि जितनी सीट है उतना टिकट काटो तो ज्यादा बढ़िया है। हमने उससे ज्यादा टिकट काट दी है। साथ साथ और भी लोग आते हैं जो ऐसे छोड़ने आता है, फिर वहां उतर जाते हैं, ट्रेन पे चढ़ते हैं फिर उतर जाते हैं। वो अलाउड भी होना चाहिए। सिंपल सी बात है, प्लेटफॉर्म में एंट्री मत दो। और ये जो जनरल वाला डब्बा है, हम ये जो छोटा है क्यों हम इसे बड़ा नहीं कर सकते? मतलब 3-4 अपार्टमेंट ऐसे करते कि लोग अगर ज्यादा भी हो तो मतलब डिवाइड हो जाएंगे ना। देखो क्या है, अब ये टेक्निकली है। अगर आप ट्रेन के कंपार्टमेंट को बड़ा कर दोगे तो ये बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेन घूमती भी है बाद में। ट्रेन घूमती भी है, तो ये कंपार्टमेंट टेक्निकली इतना बड़ा हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता टेक्निकली। तो या फिर वो जो कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में जो 2 गेट है ना, उसको 4 गेट में कन्वर्ट कर दो, तो सीट कम हो जाएगी ना, सीट कम हो जाएगी। गरीब रथ में एक्स्ट्रा रूल्स लगी हुई है, सीट को छोटा कर रखा है सिर्फ इसलिए ताकि टिकट सस्ते कर सके। यस, तो अगर अपन सीट कम करते हैं तो टिकट महंगे हो जाएंगे, और ट्रेन तो सब लोग यूज करते हैं, और ये तो लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन है, हर क्लास के लोग यूज करते हैं। एक और भी हो सकता है कि वो जो बुकिंग होती है ट्रेन में चढ़ के लोग टिकट लेते आप पिक्चर को देखकर पहले एक बार पढ़ो तो सही क्या लिखा है, पहले पढ़ो तो सही। लेकिन तुम सजेशन कुछ और तरीके से दे रहे हो, वो और कुछ तरीके से मांग रहा है। उसने दिखाया कुछ है, पूछ कुछ और रहा है। सॉल्यूशन नहीं मांग रहे हैं, हमें प्रॉब्लम पूछ रहा है। एक प्रॉब्लम तो वही है, चढ़ने उतरने वाले सब एक ही जगह से होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है, जो मैंने पर्सनली नोटिस करा। हम ट्रेन से जब उतरते हैं ना, मैंने ट्रेन में
कई बार ट्रैवल करते वक्त एक आंटी ट्रैवल कर रही थी, उनके बच्चे छोड़ने आए थे उनको, उनके पास 2 बड़े लगेज थे, बड़े वाले, मतलब मेरे से अकेले से भी नहीं उठे वो, फुल साइज, क्योंकि बच्चे आए छोड़ने तो बच्चे अंदर रख के चले गए। अब जब लेने आना था तो वो हो गए लेट। अब ट्रेन थोड़ी ना बोलेगी आंटी आ रही हैं, बच्चे आएंगे आंटी के, आंटी को तो सामान उतारना पड़ेगा नीचे। अब वो कौन उतारे? बिकॉज ये इंडियन ट्रेन है तो लोग सपोर्ट कर देते हैं और हेल्प हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम है, वो ट्रॉली को घसीट कर बाहर ला सकती हैं लेकिन ऊपर से नीचे उतार नहीं सकती। तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है टेक्निकली कि अगर जब ट्रेन आती है, जैसे अभी तेजस के अंदर गेट अपने आप खुलते हैं, तेजस जो ट्रेन अभी नहीं बनी है, हमें सारी ट्रेन के अंदर ऑटोमेटिक गेट हो जाने चाहिए ताकि लोग बाग गेट पे बैठ ही ना पाए, उससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो क्या है, और ऊपर से एक सेफ्टी प्रिकॉशन भी तो रहता है कि अगर हमारा सूटकेस 12th ट्रेन में कोई बाहर फेंक देगा, चोरी हो जाती है, उससे बचाव भी तो होगा। गेट वहीं खुलेंगे जब प्लेट जब स्टॉपेज आएगा। तो क्या है, जैसे मान लो तेजस का गेट है ऐसे खुला, ठीक है, अभी खुलने से पहले नीचे से पहले ऐसे रेलिंग आ जाए मेटल की, और वो ऑटोमेटिक में भी नहीं हो, मैनुअल हो कि गेट खुलेगा तो बाहर आ जाएगी, है ना, तो यूं हो और मेटल नीचे आ जाए, ऐसे टच हो जाए, ठीक है, उससे वो आंटी लेकर आएंगी, ट्रॉली आराम से उतर लेंगे, प्लेटफॉर्म पे तो आ ही जाएंगी। ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैंने पर्सनली नोटिस करी है, ठीक है। और अगर मुझे चढ़ाना भी होता है तो इतनी बड़ी हाइट होती है उसकी कि उसको उठा के पे रख नहीं सकते, है ना। एक और प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई वो ये, हमें ना नीचे एक चेन मिलती है जिसमें लगेज हम बांध सकते हैं, ताला हमें खुद लाना पड़ता है। अगर हमें सीट के साथ नीचे QR, जैसे अगर साइकिल लेने जाते हैं तो QR कोड दिखाते हैं और लॉक खुल जाता है। अगर हमारे टिकट में QR कोड हो, जिसके QR कोड से ही हमें लॉक मिल जाए, नीचे लगा चेन के साथ लॉक हो, हम छूट के लगाएं, क्योंकि हम ताला ले जाना भूल जाते हैं। और क्या, अगर मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, हम ताला लेके जाते ही नहीं है। मैं हमेशा अकेला ट्रैवल करता हूँ, लड़की ट्रैवल कर रही है, 11th 12th की कोई बच्चा है वो ट्रैवल कर रहा है, 11th एंड 12th का कोई स्टूडेंट, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है जो 11th 12th का है, अब उसे सोना है, रात को जर्नी है और वो चेन्नई से आ रहा है यहाँ पर, तो वो कैसे आएगा? उसको लगेज को आधी टेंशन तो लगेज की लगी रहती है, चोरी ना हो जाए, तो इस चक्कर में सोते ही नहीं है, हम नहीं सोते। अब जैसे रूपशा कोलकाता से कोटा आ रही है, इट विल टेक मोर देन 2 days, 48 आवर्स। 48 आवर्स में क्या सोएगी नहीं वो, और सोएगी तो थोड़ा कंफर्टेबल तो सोना है हमको, हम कैसे सोएंगे? तो हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा लगेज को ऐसे रखा जाए कि हम टेंशन फ्री जाए। जब सबको पता है कि अंदर लगेज लॉक्ड है तो चोर चढ़ेंगे ही नहीं, है ना। एयरपोर्ट पे चोरी हुई, जबकि एयरपोर्ट पे हमारा लगेज खुद ही आता है, हमें डर लगता ही नहीं क्योंकि वो सील पैक्ड होता है, हमें पता है एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है, करेक्ट। सो अगर ऐसा कुछ हो जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये सेकंड वाली, वॉशरूम बहुत गंदे रहते हैं, ठीक है, गंदे। अब देखो वो ऐसी जगह है जहां पे हम कैमरा नहीं लगा सकते, ठीक है, तो उसको कैसे सल्यूट किया, मतलब उसका सॉल्यूशन कैसे निकलना चाहिए, ये सोचो कि वॉशरूम गंदे रहते हैं, डर्टी रहती है ना, वॉशरूम जाने का मन नहीं करता है। और जब कचरा, आप जब खाना खाते हैं सब लोग, तो खाना खा के सारी की सारी टेबल नीचे चल जाती है, फिर एक बंदा आता है उठाते हुए ले जाता है, टपका टपकूते हुए, और जहां हम लास्ट में जाते हैं वहां पूरा कारखाना बना होता है। भाई साहब थोड़ा साइड देंगे क्या? ऐसी सिचुएशन होती है। दूसरा, एयरपोर्ट पे आपको लगेज ले जाते हैं और आपसे बोलते हैं 5 किलो से या जो भी पर्टिकुलर वेट होता है उसके बाद एक्स्ट्रा लेंगे, पैसे लेंगे। ये चीज हमारे रेलवे में भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, मैं ले जा रहा हूँ एक सूटकेस, लेकिन एक आंटी आ रही है 4 सूटकेस के साथ, अब वो चारों सूटकेस ठक 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 लगा देंगे। भैया ये क्या तरीका है? अगर स्पेसिफाई हो जाए कि इतना वेट लेके जा सकते हो तो लोग लगेज ले जाना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक क्राउड कम हो जाएगा। ट्रेन में लगेज का सिस्टम है, लॉ तो बना हुआ है, लेकिन चेक करने वाला कोई नहीं है, चेक कोई नहीं करता है। अगर मेन गेट पे ही वो लगेज चेक हो जाए, जहां पे वो चेक करते हैं कि इसके डब्बा में की नहीं है, वहीं चेक हो जाए तो कितना बढ़िया है। नहीं होता इतना, पूरे इंडिया में कहीं पर इतना ढंग से नहीं होता। वो आपके लगेज के अंदर से भी चेक करते हैं कि कोई ऐसा
ऐसी कोई थिंग्स तो नहीं है जिससे कुछ हार्म हो सकता है, बस वही चेक करते हैं वो लोग। लेकिन एक आदमी कट्टा ला रहा है, 2-4 कट्टे लेकर आएगा, एक सूटकेस लेकर आएगा, 2 बैग टांग रखे, सिंगल आदमी 2 कुली के साथ सामान, मेरे साथ हुआ है, 2 कुली के सामान लेकर आ रहा है, अब आधा सामान सीट पर रखा है, आधा सामान गेट पर डाल दिया उसने। हमारी ट्रेन की दुर्दशा खराब क्यों हो रही है? क्योंकि हम गवर्नमेंट के रूल्स और इंसान के रूल्स दोनों को एक दूसरे को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ट्रेन में अनवांटेड एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती है, खाने ये चीज़ें वाले देने आते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए ट्रेन के अंदर, है ना। प्लेटफॉर्म के साथ भी जैसे पानी, हमको पानी पीना होता है, तो इस वजह से हमें उन लोगों का वेट करना पड़ता है जो पानी की बोतल देने आते हैं। ये पानी का भी सोल्यूशन होना चाहिए कि पानी कैसा है, क्योंकि हम फ्लाइट में बटन दबाते हैं, टिंग टोंग, यस सर वुड यू लाइक सम, तो एक पानी पिलाने वाला आता है इंसान। जबकि ट्रेन का अमाउंट और फ्लाइट का अमाउंट आजकल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। 3500 3000 के अंदर फ्लाइट की टिकट मिल जाती है, 3700 4000 के तो बहुत चीज ट्रेन के सीट आती है, ठीक है। और फ्लाइट की और ट्रेन के अंदर सेकंड एसी की तो वही सीट पड़ती है। फर्स्ट एसी में आपको आराम से मिलती शानदार। तो बहुत सारे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, पहले हम प्रॉब्लम ढूंढे फिर उसके हम चेंजेस ढूंढेंगे कि कैसे हो सकता है, क्लियर है। लेकिन ये तब हो सकता है जब हमारा यूसीड का पहला वाला इवोल्यूशन ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाए। ऑब्जर्वेशन, ये भी ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट है ना। अब इसका वो देखते हैं नीचे क्या दे रहा है, ये मार्किंग। सर हम ऐसी कई सारी प्रॉब्लम, हम ऐसे जैसे ये अभी तो रेलवे स्टेशन की प्रॉब्लम है, ऐसी कई और जगह की भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कुछ भी वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, है ना। हाँ। तो हम ये प्रॉब्लम्स पहले देख ले, मतलब और जगहों की, जैसे ये तो ट्रेन का है, अब कोई इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो उसका अलग होगा। दैट्स व्हाई कि मैंने आपसे कहा था सभी सारे सीड वाले पेपर का रिवीजन चाहिए। सीड में सारा दिया हुआ है। एक स्कूल कैंटीन है, आप स्कूल में पानी पीते हैं, कॉमन एरिया होता है, वो पानी की टंकी से पानी आता है, हम पानी पी लेते हैं, लेकिन वो हमने पता टंकी देखी कभी? वहाँ कई सारे बच्चे पानी पीते हैं और हर महीने के एक ना एक दिन वो बीमार पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? मछलियाँ हैं उसके अंदर काई वगैरह जम जाती है, छिपकली मरी पड़ी है, बॉल पड़ी है, वायर पड़े हैं, जंग लगे हुए लोहे के, डब्बे पड़े हैं, ये लोग देखते ही नहीं है। हमें देखने की जरूरत है। अब सीड में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ ध्यान देना है, क्योंकि वो एक आइडिया लग जाएगा आपका, ठीक है। और पर्सनली उस चीज को लेने लग जाओ, जब पर्सनली लोगे तो आपको सब फील हो जाएगा। देखो हमने ट्रेन में सफर किया है, स्कूल में हमने पढ़ाई करी है, कैंटीन में खाना खाया, पानी भी पिया है समटाइम्स, ये हमें चीजें देखने की जरूरत पड़ेगी। हमारी आपके लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, उससे अलावा नहीं आएंगे, ठीक है, क्लियर। लंच के बाद फिर हम बात करेंगे, इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे लंच के बाद। ओके बाय बाय। हाँ रिकॉर्ड लेक्चर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लोग प्रॉब्लम को बोलते हैं, जैसे अभी क्राउड वाले ट्रेन का सीन हमने देखा था, एक ये क्वेश्चन और है इसमें ये बताया कि अगर बच्चा स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में है, तो उसमें ना ऐसे वॉशरूम या फिर ऐसे पानी के कॉमन स्पेसेस होते हैं जहाँ शेयर करनी पड़ती है। तो कोविड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। मेजरली 3 प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी? क्या क्या है इसमें? ओके हाँ, पानी वगैरह, फ्लोर अच्छा नहीं है, और ये इन्होंने ईंटें रखी हुई हैं। फिल्टर में, पीने का पानी हम वहीं साफ करने के लिए हाँ एग्जैक्टली। ये मैंने जो आपकी टिफिन की बात की थी आपसे मॉडिफाई करने के लिए, तो ये इन्होंने बॉटल दी है, बॉटल का रेफर लेके आपको टिफिन बनाना है, तो आप कुछ ऐसा प्रिंट उसमें डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हैं, कलर पिंक ले सकते हैं, ग्रिप बना सकते हैं, थोड़ा आप शो कर सकते। कलर तो करना है नहीं अपन को, तो अपन को वैसे ही बनाना पड़ेगा ये। सर इसमें ड्रॉ का नहीं आता ना ज़्यादा, इसमें मतलब मोस्टली लिखने का प्रॉब्लम वगैरह, ये ड्रॉ का ही तो है, ये ड्रॉ है, उसके ऊपर वाला ये भी ड्रॉ है। जैसे हमने साइनेज वगैरह देखे थे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इन्होंने बोला है कि आपको आइकन बनाने हैं, तो इन्होंने
कुछ रेफर कर दिए और नीचे आप लोगों को बनाने के लिए बोला है इसे। पढ़ो एक बार क्या बोलता है ये, मेल फीमेल कार्डियोलॉजी कैजुअलिटी एप्थेल्मोलॉजी और न्यूरोलॉजी। अभी उन्हें बता दिया कुछ ऐसे ऐसे ये इंडिकेट किया हुआ है इन्होंने। कोविड आइसोलेशन वार्ड का बनाना है आपको, एक कैंसर वार्ड का बनाना है, पेडियाट्रिक चिल्ड्रन वार्ड का बनाना है, मैटरनिटी वार्ड का बनाना है, 4 बनाना है। अब ये रेफर है, ये रेफर है, इससे मिलते जुलते बनने चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आप बनाओ तो को ऐसा लगना चाहिए कि इसके साथ के हैं, जैसे लग ही रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसमें क्या है, हमने ये देखा कि फेस ले लिया हमने और इन्होंने क्या करा, पहले मेल, तो मेल फीमेल में ये बता दिया, टर्बन और टॉप्स बता दिए, पट्टी बांध दी सर पे, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट सिंपल बना के, तो इन्होंने क्या करा, कुछ कुछ तो कॉमन चीज़ उठा ली, ब्रेन लिया तो ब्रेन के अंदर ऐसा कुछ बना दिया, है ना। यस एग्जैक्टली। तो ये जो तुमने ध्यान दिया इम्पोर्टेंट, ऐसी सिचुएशन में क्या है, हमको अभी से ही थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम ऐसी चीज़ों को रिसर्च कर ले पहले से ही। जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो हमको नहीं पता होगा, है ना, तो लिख लो आप लोग। जैसे मॉर्निंग में अनुष्का ने कहा था कि सर हमें क्या इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स हमें एक रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लोर करना है आपको, ताकि आप ये समझ सको कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मार्केट में। तो एक हॉस्पिटल ले लो, हॉस्पिटल में आप ये देखेंगे क्या क्या वार्ड होते हैं, ठीक है। एक जनरल प्रॉब्लम की लिस्ट बनाना, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी में, और प्रॉब्लम को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आप लोग कि ये प्रॉब्लम है, ये है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे नॉर्मली एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एयरपोर्ट का प्रॉब्लम बताओ, एयरपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे रिसेंटली केस हुआ जिसमें एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो 10 घंटे फ्लाइट डिले हो गई, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले पायलट को और क्रू मेंबर को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि फ़्लाइट कितनी देर में टेक ऑफ हो सकती है। अगर वो पैसेंजर एयरपोर्ट पे बैठे रहते तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती, वो प्लेन के अंदर बैठ गए और प्लेन के अंदर 10 घंटे हो गए तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका फूट गया। तो ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक था कि फ़्लाइट में तब बैठाएं जब आपको हाफ एन आवर का या 40 मिनट गैप हो कि आप फटाफट इसके बाद फ़्लाइट टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये डिज़ाइन प्रॉब्लम नहीं है, ये डिज़ाइन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली जब ये वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, मुझे लगा यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। क्योंकि आजकल तो प्लेन तो वैसे भी बिल्कुल वहीं खड़े रहता है, डायरेक्ट आप बैठो और निकल जाता है वो। ऐसा नहीं होता कि जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वहाँ पे बस से आपको आगे जाना पड़ता है, वहाँ बैठते हो, फिर ऐसा कुछ होता है। सो मुझे लगता है ये सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। 10 घंटे फ्लाइट के अंदर कोई भी बैठ नहीं सकता, क्योंकि जब वो फ्लाइट टोटल टाइम ड्यूरेशन 2-2.5 घंटे लेती है और मैं 10 घंटे से फ्लाइट के अंदर ही बैठा हूँ और उसके बाद भी वो कहता है कि अभी हम टेक ऑफ नहीं कर सकते। तो पहले आपको डेटाज नहीं मिल रहे थे आप इतना बड़ा फ्लाइट टेक ऑफ करना चाह रहे हो, प्लेन आपको लेके जाना है, तो आपके क्या इतना रडार सिस्टम एक्टिव नहीं है जो आपको फॉरकास्टिंग पता नहीं पड़ी। अभी जैसे वो अटल सेतु बना है मुंबई में, अब अटल सेतु में क्या करते हैं वो लोग गाड़ी रोकते हैं और फोटो क्लिक करवाते हैं तो वहाँ पे क्या है अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए CCTV प्लान कर देना चाहिए, ताकि उससे क्या लोगों के घर पे चालान भेज दो। और कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना तो गवर्नमेंट हमारी खुद की है ना। आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल डाल दो, सुबह सुबह न्यूज़ डाल दो, अटल सेतु पे खड़े होने में फ़ोटो क्लिक करवाने में 5,000 का चालान। तो अगर मान लो 500 लोग खड़े होते तो 50 ही होंगे, 450 तो घर चले जाएंगे। करेक्ट, न्यूज़ हमारी है, गवर्नमेंट हमारी है, न्यूज़पेपर अगर मान लो आप न्यूज़ प्रिंट कराओगे तो लोगों तक जागरूकता पहुंचेगी, इससे चीज़ें कम होंगी। लेकिन न्यूज़ का सहारा नहीं लिया जाता, न्यूज़ का सहारा लेना चाहिए। जैसे न्यूज़ में पहले न्यूज़ आई थी प्लास्टिक पे बैन, कल से लगेगी धाराएं, प्लास्टिक बंद होगी सडनली, है ना। तो ऐसे न्यूज़ का सहारा लेकर लोगों का काम करना चाहिए ताकि बेनिफिट हो। तो अगर मैंने आपको बोला एयरपोर्ट की प्रॉब्लम्स क्या क्या है डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अब बताओ मुझे। चेक इन का सिस्टम बदल दिया डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें UI की हेल्प लेके उन्होंने क्या करा,
एक इंटरफेस बना दिया, उस इंटरफेस चेकिंग करना आसान हो गया। सिक्योरिटी चेकिंग में तो होनी ही चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो सेफ्टी वाला मैटर है। उसमें तो क्या है, आपको मैनुअली मशीनरी इक्विपमेंट के थ्रू आपकी चेकिंग करेंगे। रीज़न इसका ये है कि इतने लोग एक्सपर्ट हैं, इतने एक्सपर्ट हैं लोग बाग, गोल्ड की पतली पतली पॉलीथीन बना के उसको लेयर में लगा के ले जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा सिक्योरिटी चेकिंग। लोग गोल्ड ले जाते हैं, बम, आपका असला बारूद वगैरह लेके जा सकते हैं, तो वो करनी पड़ती है उनको। अब बेल्ट है, लोग बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट क्यों खुलवाते हैं? एक आदमी ने बेल्ट के अंदर एक पतली सी वायर डलवा लिया गोल्ड, वो लेकर आ रहा था, उसको मोटा सा वायर डलवा लिया गोल्ड का। नहीं है अलाउ, गोल्ड आप पहन के जा सकते हो, आप गोल्ड, हाँ उसकी भी लिमिट है, गोल्ड पहन के जा सकते हो। अगर आप गोल्ड वहां से लेकर आते हो तो उसकी पेनल्टी है। दूसरे देश तक तो उसकी बिल दिखानी पड़ती है। सर ये है ना, ये तो गोल्ड है तो पेनल्टी ली। अभी मेरा जो फ्रेंड आ रहा था जयपुर कोलकाता से, तो उसने क्या भागते ना तो अपन पैर में कुछ लगाते हैं शायद ये लड़के, तो उसने वो अपने बैग में रख रखे थे, तो उसको बहुत 1 घंटे तक तो बैठा के रखा कि आप ये ऐसे कैसे लेके जा रहे हो। वो शायद बॉक्सिंग वगैरह में यूज करते, तो वो इक्विपमेंट रख लिया, जब तक पेनल्टी नहीं दी तब तक जाने नहीं दिया। देखो एयरपोर्ट के बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप थर्मामीटर ले जाओगे ना तब भी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। थर्मामीटर इसलिए क्योंकि थर्मामीटर में मरकरी होती है, वो मरकरी पूरे प्लेन को पिघलाने के लिए काफ़ी है, जितनी उसके अंदर होती है एक्सीडेंट करवा सकती है, क्योंकि वो केमिकल के साथ रिएक्ट करके बहुत बड़ा सा गड्ढा कर सकती है। ड्रोन वगैरह भी हाँ। जाते तब तो क्या है, ड्रोन, अभी तो ड्रोन का एक कानून आ गया, आप ड्रोन यूज़ नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे देखो उससे बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए वो नील गटर वगैरह लेके जा सकते हैं। कुछ भी आप किसी को बोलो चुपचाप से प्लेन इधर मोड़ ले, तो वो ये सोचते हैं किससे हार्म पहुंच सकता है, वो चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं है। जिससे भी हार्म पहुंच सकता है इसीलिए वो अलाउ नहीं है। अभी जैसे एक स्टूडेंट था मेरा जो IIT बॉम्बे से जयपुर आ रहे थे, उनका एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को वहाँ पे खुलवाया है, दोबारा पैक करवाया, फिर वो गए। या फिर अगर आपको ऐसे कभी कुछ करते हो तो आपको लोकल पुलिस के सामने वो चीज़ असेंबल करनी पड़ती है, उसका लेटर लेके आना पड़ता है, फिर वहाँ दिखाना पड़ता है, लोकल पुलिस का लेटर होता है वो। में तो ऑलरेडी इतनी बड़ी वो है, तो उसके बच्चों को क्यों ऐसे रोका? मान लो मैं IIT बॉम्बे के किसी बच्चे से मिला और मैंने बोला मुझे जयपुर में असला बारूद चाहिए, अपने प्रोजेक्ट में डाल के लिया, 2 लाख रुपए दूंगा, कोई भी बिक जाएगा। इसीलिए तो वो जो सिक्योरिटी पैनल होता है वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते, इवन इंक्लूडिंग शाहरुख खान देश के लिए, उसका यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की भी सिक्योरिटी चेक होती है। हाँ, हर मिनिस्टर की चेकिंग होती है, जो जाते हैं वो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो करने ही पड़ते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो अच्छी बात है। उसके अलावा और क्या चीज़ है, जब फ्लाइट हम टेक ऑफ लेना चाहते हैं या चेक इन हो जाता है हमारा, हमें उसके बाद पता नहीं पड़ता हमारी फ्लाइट कितने बजे आई, कितने बजे, हमें गेट के सामने खड़ा रहना पड़ता है। उसका रिमाइंडर फ़ोन में आना चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए उसका। जब बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो पता नहीं पड़ता बोर्डिंग स्टार्ट करी नहीं करी। क्या है, क्योंकि एयरपोर्ट इतना बड़ा होता है और मेरी 17 नंबर के गेट से, अब मान लो आप दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, वहाँ बहुत बड़े बड़े टर्मिनल्स हैं। अब वहाँ मैं वेटिंग कर रहा हूँ और अनाउंसमेंट हो रहा है कि मुझे टर्मिनल गेट 17 से बोर्डिंग करनी है। अब गेट 17 ढूंढने जाऊँ, वहाँ जाऊँ तो ऑलरेडी उससे पहले पैसेंजर बैठे किसी और फ्लाइट के लिए है ना, जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है, सेम चीज़ होती है। तो ये एक ड्रॉबैक लगा मुझे, क्योंकि अगर मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, मैं वहाँ पे शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स होते हैं ये आजकल, एयरपोर्ट शॉपिंग मॉल से कम, हाँ शॉपिंग मॉल से कम नहीं होता आजकल ये, है ना। और वहाँ फैसिलिटीज होती है, मसाज पार्लर होते हैं, स्पा होता है, रेस्टो होता है ना, और बहुत कुछ होता है। तो अगर मैं वहाँ पे इन्वॉल्व हूँ और मेरी फ्लाइट निकल जाए तो क्या मतलब, नोटिफिकेशन आना चाहिए। उसके लिए शायद मैंने देखा था बैंगलोर एयरपोर्ट तो बहुत फैंटास्टिक है, उसमें वो कार्ड्स बनाए उन लोगों ने, सब कुछ उसमें नेविगेशन, कहाँ आपको जाना है, उसका नोटिफिकेशन वगैरह उसमें सब आते हैं। अरे वाह। अभी एक चीज हुई थी कि जैसे टिकट बुक करते हैं तो उसमें होता है ना फूड इंक्लूड का और नहीं, तो एक बूढ़े से अंकल थे तो उन्होंने फूड इंक्लूड नहीं करा था, लेकिन अब उनको लग गई भूख और वो बदतमीज थे, तो एयर हॉस्टेस से बहुत ज्यादा बदतमीजी कर ली कि आप तो खाना दो, और वो नहीं दे सकती थी। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बिकॉज
पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए आपके टिकट में ऐड है नहीं है, ये चीज़ तो का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये तब होना चाहिए जब आपको बोर्डिंग पास मिलता है ना, तो बोर्डिंग पास वाली लेडी को बोलना चाहिए कि सर आपके टिकट में फूड इंक्लूड नहीं है, सर आपको वहाँ खाना नहीं मिलेगा, उसे बोलना चाहिए। या फिर बोले कि सर आपको फूड ऐड करा, क्योंकि वो बोलते हैं आपको सीट कौन सी चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, तो वो फूड के लिए भी बोल सकते हैं कि सर ये फूड इसमें इंक्लूड नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं वो। हाँ तो ठीक है, समझ में आ गया प्रॉब्लम। ये डूडल वाला पार्ट जो मैंने बताया था कुछ इस तरीके से आएगा क्वेश्चन में। अब इन्होंने क्या करा, एक और क्वेश्चन दिया जिसमें रेफर लिया है, रेफरेंस ये ले रहे हैं, आपको पूरा स्ट्रक्चर में ये दे दिया और इसके कुछ एक्शंस पिक्चर्स मांगेंगे आपसे ये कि रोहन शूटिंग द मैंगो आउट ऑफ द ट्री, रोहन को शूट करते हुए बताना है, एक्शन में बताना है इसका। तो ये गिवन पिक्चर है, इसको देख के चेंज करना, चेहरा सेम रहेगा, बॉडी का स्ट्रक्चर आपका एक्शन में गेस्चर वगैरह चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये तो कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम रेफर लेके उसको एक्शन में चेंज करें। ये लिखो आप लोग, ये मैंने टास्क बनाया भी था और सेम टास्क आपको भी दूंगा मैं। तो ये टास्क आपको दूंगा, इसमें एग्जैक्टली सेम आपको दोनों टास्क करने हैं। ये रोहन को आपको एक्शन में डाल के मुझे बताना है, चेहरा वगैरह सेम रहेगा, बॉडी के गेस्चर चेंज हो जाएंगे। एक ये टूथब्रश वाला क्वेश्चन दिया था इन लोगों ने, इसमें क्या किया है, क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द, एक्चुअली क्या है इसमें ये नहीं पूछा कि इसको मॉडिफाई करना है, इसमें ये पूछा है। अब इनमें एक छोटी सी चीज आपको समझाता हूँ। मैं पेस्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग में और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैंने ऐसे कर लिया साइड से और ऐसे ऊपर से कर लिया और उसको घुमा के ऊपर से कर लिया, लेकिन अंदर एक वॉल है, उसको ऐसे साफ करने के लिए मुझे ब्रश को ऐसे चलाना पड़ता है। तो आपने देखो आजकल वाइपर्स आते हैं, ऐसे फोल्ड कर दो और डेस्क के ऊपर सफाई करने के लिए, या फिर हम एक टेबल लैम्प यूज करते हैं ऐसे घुमा देते हैं उसको। तो वो जो सिस्टम है वो हम ब्रश के बीच में डाल सकते हैं, ब्रश को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, उसको ऐसे टिल्ट कर दिया तो मैं आराम से ब्रश कर सकता हूँ। ये डिजाइन प्रॉब्लम है कि अगर इसके अंदर ऐसा होता तो ये ब्रश और बेटर होता, करेक्ट। ब्रश का हम अगर ये गर्दन को मोड़ दें तो इसकी और अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी प्लास्टिक से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको 90 डिग्री पे चेंज करना पड़ेगा, है ना, वही स्प्रिंग वाली अंदर वो सॉलिड उसमें वो होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे और प्रोडक्ट के बाद आपसे पूछेंगे या तो मॉडिफाई करना है या प्रॉब्लम पूछेंगे कि इसके अंदर क्या है, कैसे कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन ऊपर दिया है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि ये मैंने जार दे दिया, पूरी आपको ग्राइंडर बनाना है, तो ये पूरा ग्राइंडर ऐसे बनेगा, बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, पूरा कंप्लीट बनाना है इसको, इसके साथ में नहीं, इसके साथ में अलग से बनाना है। तो पहले ये बना देना, इसके बाद पूरा। तो एक्चुअली हमें डे टू डे लाइफ के सारे प्रोडक्ट देखने हैं, ठीक है। अब ऐसे सभी सारे के सारे सीट के क्वेश्चन आप लोग देख लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम उससे थोड़ा समझ जाएंगे पेपर के साथ। और मुझे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है एक क्वेश्चन प्रीवियस बेस पर आएगा और एक क्वेश्चन डेफिनेटली सीट बेसिस पर आएगा, 100% श्योर हूँ, क्योंकि इनके पास और कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये 15-20 साल से ही सीट का एग्जाम करा रहे हैं, तो इनके पास ऑलरेडी पैटर्न सेट है और मुझे लगता है कि उसी पैटर्न में से उठाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आप लोगों की कोई क्वेरी है? श्योर है? हाँ, क्या है? सर हाँ, आपने एक वीडियो में बताया था पॉइंट A3 पैड पे कैसे करना है। अच्छा, तो वो मेरे को पॉइंट A3 में मतलब समझा? एग्जाम पैड में जो हम 3 पॉइंट आपने बोले थे ना कैसे लेना है, वो वाला पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है ये। अच्छा, वैनिशिंग पॉइंट कैसे मार्क करेंगे, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना, पर अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके लिए, क्योंकि वो हमें लेआउट से डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर हम ये सीन को यहाँ देख रहे हैं तो कहाँ बनाएंगे। उसकी रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैनुअली हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। और कुछ